हाँ, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कोशिका कहते हैं, क्योंकि मानव शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के बारे में यदि हम बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैंने देखा है बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है, सुसंगठित केंद्रक होता है। इसके कई भाग होते हैं, इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से तात्पर्य यह है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं जीवाणुओं में, जीवाणु विषाणु आदि में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब एक कोशिकीय जीव से क्या तात्पर्य है? एक कोशिकीय जीव से तात्पर्य है शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। अब जैसे हम बात करें, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और बात करें हम सबसे लंबी कोशिका की, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। और अब हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ये है 3 ओटी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। अब इन दोनों में अंतर कैसे पहचाना जाता है? पहला अंतर तो यही है कि इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब यह पुराने प्रकार की कोशिका है और यह कोशिका नए प्रकार की कोशिका है, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें अमीबा वगैरह आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु और पादप आते हैं। जंतु श्रेणी में मनुष्य भी आता है, जैसे मनुष्य कहते हैं हम सब मनुष्य हैं। जंतु यानी वह जो चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, उनमें मनुष्य भी आता है, लेकिन मनुष्य को अलग से भी लिख देते हैं, मनुष्य और पादप। अब इनके उप प्रकार की बात करें तो इनके भी सब प्रकार होते हैं, मतलब इनके भी दो प्रकार और होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो यही आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका आगे चल के बट जाती है 2 भागों में। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर भी एक IMP क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इनमें कौन कौन से अंगक होते हैं। पादप कोशिका की हम यदि बात करें तो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली ना होकर कोशिका भित्ति होती है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, मैं उनका नाम बताता हूँ। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे 1665 में, जिन्होंने क्या किया, कोशिका भित्ति जो आसपास जो छाल कहते हैं उसे निकालकर इन्होंने अपने हाथों से बने सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन किया, तो उन्हें कुछ इस तरीके से आकृतियाँ दिखाई दी, जैसे कि हमें मकान बनते समय ईंटों की दिखाई देती है। तो यह एक जो सेल यानी कि हिंदी में इसे खाली कमरा कहते हैं। इसमें उन्हें अंग भी देखे उनके जूम करने पर, लेकिन वह एक मृत कोशिका थी। छाल जो होती है वह मृत कोशिका होती है, जो कोशिका भित्ति से बनी होती है। और पादप कोशिका की एक और बात करें, इसमें सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका का बाहरी आवरण सेल्यूलोज से बना होता है। यह सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज जो जानवर होते हैं या जंतु, उनकी कोशिका में तो यह पच जाता है, लेकिन मनुष्य की कोशिका आमाशय उसे पचा नहीं पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वह घास फूस सब खा लेते हैं, लेकिन इंसान दाल रोटी के सिवा और कुछ नहीं खा पाता, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है वह मनुष्य के पेट में इसका पाचन हो नहीं पाता है। इसलिए मनुष्य कभी भी पेड़, लकड़ी के टुकड़े आदि नहीं खा पाता है। अब रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की, और एक वैज्ञानिक थे शेल्डन एवं स्वान, उनने कोशिका का एक प्रतिपादन किया था कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के लक्षणों से उत्पन्न हुई है। जैसे मानव की कोशिका है ना, मानव की कोशिका, वह कोशिका
हो सकता है कि पहले जीवाणु कोशिका हो, समय एवं दाब परिवर्तन के कारण उसमें परिवर्तन आए हों और अब वह जाके मानव की कोशिका बन गई हो। जैसे कि वानरों से लगता है कि इनकी रचना हुई है मनुष्यों की। तो कोशिका की बात करें तो यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। मनुष्य क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव होता है। आप देखेंगे उंगलियों की कोशिका अलग होती हैं, हाथ की कोशिका अलग होती हैं, बालों की कोशिका अलग होती हैं, हर चीज़ की एक अलग अलग कोशिका होती है, इसलिए हम इसे देख सकते हैं कोशिका को। तो अब बात करें कोशिका, तो यह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इधर तक कि पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय कहलाते हैं, क्योंकि जड़ के लिए अलग कोशिका होती है एवं पेड़ पत्तों के लिए अलग कोशिका होती है एवं छाल वगैरह के लिए अलग होती है। हाँ, तो अब हम देखेंगे कोशिका के अंगकों के बारे में। कोशिका में जो अंग होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यही सबसे IMP टॉपिक है कोशिका का। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी पेड़ की छाल पर, जिसे हम कॉर्क कहते हैं इंग्लिश में। और कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी दो कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब हम कोशिका के कुछ अंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। और यह कोशिका भित्ति क्यों होती है? जो भी चीज़ भगवान ने बनाई है उसका एक ना एक कारण होता है स्पेसिफिक। तो इसका कारण यह है, यह जीवाणुओं से रक्षा करती है और यह ठोस होती है, जिससे पेड़ 3-3, 4-4 मंजिल के होने के बाद भी नहीं गिरते। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। यह पेड़ों को संरचना प्रदान करती है एवं एक दीवार की भांति उनकी रक्षा करती है जानवरों से एवं अन्य तत्वों से, जो हानिकारक हो सकते हैं पौधों के लिए किसी न किसी हालत में। और बात करें कोशिका झिल्ली की, तो यह कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है एवं मनुष्यों में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है कोशिका झिल्ली का? कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसमें से क्या होता है, कोशिका द्रव भी बाहर आ जा सकता है और कोशिका केंद्रक तक जो भी प्रोटीन वगैरह हैं, संश्लेषित पदार्थ, उनका आवागमन हो सकता है। यह अर्धपारगम्य होती है, यह पूरी तरीके से पैक नहीं होती बिल्कुल भी। तो यह एक अर्धपारगम्य होती है, जैसे मच्छर की जाली होती है ना, मच्छरदानी, वे उस तरीके से यह सारंध्र होती है। मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसका काम यही होता है कि जो पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक हैं उन्हें अंदर जाने दे और जो अनावश्यक हैं उन्हें यह अंदर नहीं जाने देती। कोशिका के प्रमुख 3 भाग होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यह है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में 3 प्रमुख भाग होते हैं। यह है कोशिका झिल्ली, ये जंतु कोशिका का चित्र है, यह पादप कोशिका का चित्र नहीं है। यह है कोशिका झिल्ली। और यहाँ पे हम बात करें तो ये जो द्रव भरा है, यह इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। इसे हम कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर होता है केंद्रक, एक स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक का कार्य क्या होता है? केंद्रक एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, इस केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका होती है जो प्रबंधक का काम करती है। और यह झिल्ली सारंध्र होती है, यानी कि अर्धपारगम्य सेमी प्रोडक्शन झिल्ली होती है। अब हम इसकी बात करें सेंट्रोसोम, यानी कि तारककाय, तो यह अकेले पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। अब बात करें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, तो यह कोशिका के आसपास ऐसी जालिका होती है जो और इसमें डॉट बने होते हैं, तो जिसमें इसे हम क्या कहेंगे, खुरदुरी। यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी और एक होती है चिकनी जालिका। खुरदुरी जालिका से क्या तात्पर्य है? खुरदुरी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है और लाइसोसोम। तो यह खुरदुरी होती है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का आदान प्रदान का कार्य करता है, राइबोसोम। इसे क्या कहते हैं? इसका उपनाम है प्रोटीन फैक्ट्री। अब हम इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर ऐसी जालिका भी होती है जो इसका ही भाग होती है, लेकिन यह चिकनी होती है, इसमें राइसोसोम नहीं पाया जाता। जो खुरदुरी है उसमें ही राइसोसोम पाया जाता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका उसमें नहीं पाया जाता। यह 2 प्रकार, एक होती है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक होती है सॉफ्ट
एक होती है सॉफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो यह 2 प्रकार की होती हैं। हाँ, तो इसके बाद में हम देखेंगे राइबोसोम का हम कार्य देख चुके हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब हम देखेंगे लाइसोसोम को। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? तो लाइसोसोम कोशिका में पाया जाता है। यह जो छोटे छोटे यहाँ पे ये मैंने बनाए हैं, यह लाइसोसोम होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है अन्य हानिकारक तत्वों से कोशिका की रक्षा करना। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जहाँ पर भी इसे अनुभव या फिर कहें कोशिका द्वारा इसे आदेश प्राप्त होते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वह उनमें भक्षण करने की क्षमता होती है किसी भी चीज़ को। तो यह वहाँ पर जाके फट जाते हैं। वहाँ पे जाके फट जाते हैं तो जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है एवं इस कोशिका झिल्ली की मदद से यह बाहर भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये लाइसोसोम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण या फिर अन्य कारण जब कोशिका भोजन ग्रहण करती है अपना, तो यह फट जाते हैं लाइसोसोम। तो यह कोशिका जब हो जाती है हानिकारक, कोशिका शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है, जब वह मृत कोशिका बन जाती है तो लाइसोसोम वहाँ जाकर फट जाता है और पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। तो यह एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का भी कार्य करता है। इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें कोशिका में एटीपी एडिशनल ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका में ऊर्जा संग्रहित रहती है। जब भी मनुष्य कोशिका को या फिर किसी अंग को ज़रूरत होती है तो इसमें से ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब बात करें लवक की, तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णी लवक और एक और होता है हरित लवक अवर्णी लवक। तो पहले हम देखते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। इसके बिना भोजन बनाना पौधों के लिए संभव नहीं है। इसे हम कहते हैं हरित लवक। और एक होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक पाया जाता है पौधों की जड़ों के आसपास। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है अवर्णी लवक का? तो यह जड़ों में पाया जाता है और जड़ों के लिए यह उपयोगी होता है। अब बात करते हैं, एक होता है उसका एक तरीके से उसका प्रमुख कार्य होता है कोशिका में, जो पादप कोशिका है उसमें फूल तथा पौधों के फलों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका को सुंदरता प्रदान करना होता है फलों या फूलों की। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।